Are you somebody who feels that you know a lot about a particular topic or a particular question, but you're not able to structure your answer well? Then this particular video is going to help you understand that how should you write a perfect answer for your UPSC mains answer writing. My name is Shubham Singhania and I'm your mentor for UPSC Commerce as well as Management Optional. Now, once we have understood as to how we have to decode the questions, now it is very important to understand how are we going to decode the answer. तो मैं काफी टाइम से काफी सारे स्टूडेंट्स के आंसर्स को चेक कर रहा हूं एंड सम ऑफ देम आर राइटिंग सम ब्यूटीफुल आंसर्स फॉर द मेंस प्रिपरेशन बट देयर आर सम स्टूडेंट्स हु आर फेसिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम दे ऑफन फील कि सर हमें बहुत कुछ आता है उस टॉपिक के बारे में बहुत कुछ पता भी होता है बट व्हेन इट कम्स टू राइटिंग वी आर नॉट एबल टू स्ट्रक्चर आवर आंसर वेल वी आर नॉट एबल टू रिकॉल थिंग्स एंड सर्टेनली वी आर नॉट एबल टू राइट एज गुड आंसर्स एज वी कुड हैव रिटन. So in this particular video, what I'm going to cover is that I'm going to cover that how can you write a good answer by taking into consideration some important pointers. And these are based on my interaction with thousands of preparation students who have been preparing and all those who have cleared it. Okay, so let's get started. Now, the first and the foremost thing that I would like to tell you is that there are three components of writing a very good answer. तीन ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए अगर आपको अच्छे आंसर लिखने हैं. बट समहाउ व्हाट आई सी इन स्टूडेंट्स इज दैट आइदर दे आर एबल टू फोकस ऑन वन और टू एलिमेंट्स और दे आर नॉट एबल टू फोकस ऑन ऑल ऑफ दीज थ्री एलिमेंट्स. तो बेसिक फंडा क्या है कि वो तीनों पैरामीटर्स पे फोकस नहीं कर पाते. व्हाट आर दीज थ्री पैरामीटर्स? द फर्स्ट वन इज द स्ट्रक्चर ऑफ द आंसर, कि आपको अपने आंसर को किस तरीके से स्ट्रक्चर करना है, कौन कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जिसको इंक्लूड करना है और कौन कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जिसको एक्सक्लूड करना है. Second is the content, of course, how well you have understood that topic, कितना content है आपके पास, कितना well organized context है, content है और कितने अच्छे से आपने उस particular concept को समझा हुआ है. That is going to be the most important part. And the third part जिसको 90% I can say it with assurance 90% of the students सोचते हैं कि हम अच्छा presentation देंगे, diagrams बनाएंगे, examples लिखेंगे, but when it comes to writing, because हमारा सारा का सारा जो time है वो सोचने में निकल जाता है, we end up not writing examples, not able to create diagrams or flowcharts or anything of that sort. वो आपकी ओवरऑल परफॉर्मेंस को बहुत ज्यादा इंपैक्ट करता है बिकॉज सी आफ्टर ऑल वी ऑल आर ह्यूमंस. when we all are checking copy after let's say 20 copies 50 copies it becomes very monotonous. तो अगर कंटेंट के साथ साथ प्रेजेंटेशन अच्छी होगी certainly it is going to impact. लोग कहते हैं कि नहीं इंपैक्ट होता, ठीक है, बट मैं आपको बता दूं आप कितना भी सोच रहे, एक अच्छी कॉपी आती है जिसके अंदर डायग्राम्स बने होते हैं, ठीक है, अच्छे से चीजें रिप्रेजेंटेड होती है, प्रेजेंटेड होती हैं, इट डज इंपैक्ट साइकोलॉजिकली द एग्जामिनर और थोड़े से मार्क्स अच्छे मिलते ही मिलते हैं. तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप बहुत क्रिएटिविटी दिखाइए बट एटलीस्ट सम काइंड ऑफ अ रिप्रेजेंटेशन इन टर्म्स ऑफ डायग्राम्स एंड एग्जांपल्स आर सर्टेनली गोइंग टू हेल्प यू. तो ये तीन एस्पेक्ट्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं. नाउ आई एम गोइंग टू स्पेसिफिकली टॉक अबाउट ऑल ऑफ दीज थ्री एलिमेंट्स. उसके बाद मैं आपको एक क्वेश्चन भी दिखाऊंगा जस्ट टू हेल्प यू अंडरस्टैंड दैट हाउ कैन यू गो अबाउट आंसर राइटिंग. ठीक है, सो लेट्स मूव. नाउ लेट्स फोकस ऑन द फर्स्ट पार्ट दैट इज स्ट्रक्चरिंग. अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं, द मोमेंट दे सी अ क्वेश्चन दे स्टार्ट राइटिंग द आंसर विदाउट गिविंग अ प्रॉपर स्ट्रक्चर टू इट. तो होता क्या है कि एट द एंड ऑफ द डे यू राइज कि जो भी आपने आंसर लिखा है उसके अंदर सब कुछ इंक्लूडेड है बट बहुत ही हैफर्ड वे में है या बहुत ही chaotic तरीके से. तो आपको स्ट्रक्चर करने से पहले इन 5 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स का ध्यान रखना है. अगर आप इसी पैरामीटर्स के बेसिस पे, इसी सैंपल के बेसिस पे प्रैक्टिस करते रहोगे, कुछ टाइम बाद आपको रियलाइज होगा कि आपको अपने आप हैबिट पड़ गई है एंड एवरी क्वेश्चन दैट कम्स इन फ्रंट ऑफ यू यू आर एबल टू स्ट्रक्चर इट अकॉर्डिंग टू दीज पैरामीटर्स ओनली. पहला एस्पेक्ट क्या है, इंट्रोडक्शन. मैं आपको हमेशा कहता हूं कि स्टार्टिंग में 2 लाइन में बता दीजिए एग्जामिनर को दैट आई हैव अंडरस्टूड द क्वेश्चन. गिव अ ब्रीफ बैकग्राउंड just to narrate it कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया, not much. Second part is addressing each part of the question. कई बार क्या होता है कि हम बहुत जल्दबाजी में होते हैं, हमने क्वेश्चन को पढ़ा, हमें लगता है कि यार ये पार्ट तो मुझे बहुत अच्छे से आता है, हम सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन मिस कर जाते हैं या फिर उसको कम इंफेसिस दे देते हैं. तो इट्स इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि अगर एक क्वेश्चन पूछा हुआ है 15 मार्क्स का, 10 मार्क्स का या 20 मार्क्स का, तो हमें उसके सारे पार्ट्स को आंसर करना. हम ऐसा नहीं कर सकते कि एक पार्ट को हमने इग्नोर कर दिया और बाकी 2 पार्ट को हमने अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया, मार्क्स कट जाएंगे. थर्ड पार्ट इज वेटेज ऑफ द पार्ट्स. इट्स ऑल्सो इंपॉर्टेंट बिकॉज देखिए कई बार क्या होता है, ब्रेकेज लिखा होता है, ठीक है, एक 15 मार्क्स का क्वेश्चन है, हो सकता है उसके अंदर पार्ट्स हो 5+5+5. कई बार क्या होता है उसके पार्ट्स मेंशन नहीं है और आपको खुद अपना डिस्क्रिप्शन यूज करना होता है, अपनी स्मार्टनेस यूज करनी होती है वेटेज अलॉट करने में एंड अकॉर्डिंगली आपको आंसर लिखना होता है. बिकॉज लेट्स से अगर कोई क्वेश्चन पूछा हुआ है दैट एनलिस्ट द पॉइंट्स या लिस्ट 5 पॉइंटर्स, उसमें अगर आप एक्सप्लेन करने लग जाओगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे.
So you have to give the weightage also. The last part जिसको स्टूडेंट्स ऑफन इग्नोर करते हैं, मैंने अपने आंसर राइटिंग सेशन में भी बताया जो हमने कंडक्ट किया था, राइटिंग अ इंपैक्टफुल कंक्लूजन. अब कंक्लूजन का मतलब ये नहीं होता है कि जो भी आपने ऊपर लिखा है उसको बस समराइज कर दिया. कंक्लूजन इज अबाउट क्रिएटिंग अ काइंड ऑफ अ लिंकेज. वट एवर यू हैव अंडरस्टूड, जो भी उस टॉपिक में पूछा गया था, जो भी उस क्वेश्चन के अंदर पूछा गया था, वेदर यू आर एबल टू क्रिएट द लिंकेज और नॉट, और आपकी समराइज्ड ओपिनियन क्या है, दैट हैज टू बी टेकन इनटू कंसिडरेशन. और लास्ट पार्ट इज वे फॉरवर्ड. वे फॉरवर्ड कई आंसर्स में आपको नहीं लिखना होगा, कई आंसर्स में लिखना होगा, बट द बेसिक आइडिया इज कि अगर आपने एक जगह पे आंसर कंप्लीट किया है कंक्लूजन खत्म करते हुए, आप वहां पे 2 लाइन में बता सकते हैं, इफ यू आर एबल टू रिकॉल सम काइंड ऑफ स्टैटिस्टिक्स, सम काइंड ऑफ फैक्ट, सम काइंड ऑफ गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स व्हिच आर वर्किंग इन द सेम डायरेक्शन. लेट्स से आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है कि भाई हाउ आर गवर्नमेंट परफॉर्मिंग इन टर्म्स ऑफ प्रमोटिंग द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज. आपने कंक्लूजन दे दिया, सारे आर्गुमेंट दे दिए, चैलेंजेस के बारे में बात कर दी. लास्ट में लेट्स से जब आप कंक्लूजन दे रहे हैं तो अभी आपको कोई रीसेंट स्कीम याद आ रही है कि यार एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट कोई स्कीम लेके आ रही थी, आपने उसको लास्ट में मेंशन कर दिया, इट इज गोइंग टू गिव अ ह्यूज इंपैक्ट टू योर आंसर. तो ये 5 एलिमेंट्स हैं, ये 5 कंपोनेंट्स हैं जो मुझे ऐसा लगता है कि बिफोर यू स्टार्ट राइटिंग एन आंसर लिखने से पहले आपके दिमाग में ये 5 स्ट्रक्चर के एलिमेंट जो है वो क्रिएट हो जाने चाहिए कि मुझे ये 5 एलिमेंट्स इंक्लूड करने हैं. अगर आप इसी तरीके से प्रैक्टिस करेंगे, आपको रियलाइज नहीं होगा, कुछ क्वेश्चंस के बाद आपको ऑटोमेटिकली हैबिट पड़ जाएगी. ठीक है, सो दैट वाज अबाउट द स्ट्रक्चर पार्ट, द फर्स्ट कंपोनेंट. द सेकेंड इज द कंटेंट. कंटेंट के अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट है? बेसिक इंफॉर्मेशन, जहां पे वी आर टॉकिंग अबाउट द बेसिक बैकग्राउंड. अगर आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, लेट्स से कोई स्टेटमेंट गिवन है, कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछे जाते आपके एग्जाम में, तो आपको 2 लाइन के अंदर ये इलस्ट्रेट कर देना है दैट यू हैव अंडरस्टूड द क्वेश्चन. ठीक है, आपको बैकग्राउंड समझ में आ गया. सेकेंड पार्ट इज द डेफिनेशन. जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके, जो कोर टॉपिक्स हैं, उसकी 1 से 2 आपके पास बेस्ट डेफिनेशन ऑलरेडी प्रैक्टिस्ड होनी चाहिए. ऐसा नहीं होना चाहिए कि उस मोमेंट पे आप उस डेफिनेशन को क्रिएट कर रहे हो. फॉर एग्जाम्पल, आई वाज रीडिंग एन आंसर यस्टरडे, एक स्टूडेंट ने मुझे भेजा था जस्ट टू चेक इट. उसके अंदर क्वेश्चन पूछा हुआ था दैट व्हाट आर द वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ जॉब एनालिसिस. नाउ लेट्स से यू हैव रिटन अबाउट जॉब एनालिसिस, बट आपने जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब स्पेसिफिकेशन 2 कीवर्ड्स के बारे में मेंशन ही नहीं किया. सर्टेनली द एग्जामिनर इज गोइंग टू डिडक्ट मार्क्स बिकॉज ये 2 बिल्कुल इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं आपके जॉब एनालिसिस के. तो अगर आपसे जॉब एनालिसिस की डेफिनेशन पूछी गई, यू कैन डिफाइन देम और फिर एक लाइन में लिख सकते हो द मेजर 2 कंपोनेंट्स ऑफ जॉब एनालिसिस इज जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब स्पेसिफिकेशन. इफ द टाइम परमिट्स तो आप एक डायग्राम बना के ब्रीफली एक लाइन में एक्सप्लेन भी कर सकते हो. ठीक है, सो दैट इज हाउ यू हैव टू टॉक अबाउट. नेक्स्ट इज द फैक्ट्स. अगर आपको ऐसा लगता है कि आप उस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ स्टैटिस्टिक्स, कुछ फैक्ट्स या कुछ बढ़िया स्टेटमेंट जो किसी इकोनॉमिस्ट ने कहे हुए हैं, ठीक है, या किसी रिनोन्ड साइकोलॉजिस्ट ने कोई आर्गुमेंट दिया हुआ है या कोई फैक्ट बोला हुआ है, मेक अ पॉइंट टू कीप अ नोट ऑफ इट. जब आप अपने करंट अफेयर्स की तैयारी कर रहे हो या जब अपने जीएस के पेपर्स की तैयारी कर रहे हो, आप न्यूज़पेपर तो पढ़ ही रहे हो, उसी समय वो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको लगते हैं, लेट्स से ट्रेड से रिलेटेड कुछ एलिमेंट है या फिर फाइनेंस से रिलेटेड कोई एलिमेंट है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट से रिलेटेड कोई एलिमेंट है, उसको निकाल के अपने पास अलग से लिखते चलिए. सो दैट व्हेन यू आर राइटिंग योर आंसर, व्हेन यू आर प्रैक्टिसिंग योर आंसर राइटिंग, एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट आप उन फैक्ट्स को अपने आंसर्स में इंक्लूड करने लगो. अगर आप ये ऐसा नहीं करोगे और आप ये सोच के बैठे हो कि जब एग्जाम लास्ट में आ जाएगा तो 1 महीने में करंट अफेयर्स निकाल के रट लेंगे, वो नहीं होने वाला. और अगर वो कर भी लोगे तो उसको आंसर्स के अंदर इंक्लूड नहीं कर पाओगे. ठीक है, तो वो फैक्ट्स आप इंक्लूड कर सकते हो कंटेंट के अंदर. लास्ट इज गोइंग टू बी योर फाइनल आर्ग्यूमेंट, जो भी चाहे आप पॉजिटिव आर्ग्यूमेंट दे रहे हो, नेगेटिव आर्ग्यूमेंट दे रहे हो, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ द क्वेश्चन. ठीक है, तो वो एलिमेंट भी आपको इंक्लूड करना है. तो ये 4 इंपॉर्टेंट एलिमेंट हैं जो आपको कंटेंट में ध्यान रखना है, या आपको कंटेंट वाइज क्या क्या पता होना चाहिए फॉर अ पर्टिकुलर क्वेश्चन. ठीक है, थर्ड पार्ट पे चलते हैं. द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट इज द प्रेजेंटेशन. आज मैं बता रहा हूं, काफी सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में होगा कि सर हम बहुत अच्छे डायग्राम्स बनाएंगे, और हम बनाते भी हैं, और कई सारे स्टूडेंट्स मॉक टेस्ट के लिए जब आंसर्स लिख रहे होते हैं या जब आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे थे वो उस समय भी बना लेते हैं. बट एग्जाम में इतना प्रेशर होता है, इतनी एंजाइटी होती है, इतना स्ट्रेस होता है, आपके दिमाग में घड़ी टिकटॉक टिकटॉक चल रही होती है कि आप नहीं कर पाते हो, आप डायग्राम्स नहीं कर पाते हो. तो उसका तरीका क्या, व्हाट इज द सॉल्यूशन आउट ऑफ इट? सॉल्यूशन ये है कि जब आप आंसर राइटिंग कर रहे हो, मेक इट अ पॉइंट कि आप कोशिश ये करो कि 10 मिनट आप बचा लो अपने इन योर एंटायर टाइम, ताकि वो 10 मिनट अगर आपको लगता है कि यार चलो मेरे को बहुत ज्यादा टाइम नहीं मिला, बट लास्ट के जो 10 मिनट मिले उसको मैं यूटिलाइज कर लेता हूं, और जहां जहां स्पेस बच रही है वहां मैं अपने डायग्राम्स बना के बेटर प्रेजेंटेशन दे लेता हूं. सो जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको ऑटोमेटिकली टाइम मिलना शुरू हो जाएगा. लेकिन अगर आप प्रैक्टिस ही नहीं करोगे, अगर आपने आंसर राइटिंग की सफिशिएंट प्रैक्टिस नहीं करी, आपको हमेशा टाइम शॉर्टेज पड़ेगा.
बट इट इज ऑलवेज अ गुड आइडिया, इट्स अ वेरी स्मार्ट आइडिया टू गिव प्रेजेंटेशन। और मैं आपको बताऊं प्रेजेंटेशन देने के दो फायदे होते हैं। पहला तो आपकी जो ओवरऑल प्रेजेंटेशन है, ठीक है, आंसर की, वो इंप्रूव हो जाती है। सेकंड, उसका बेनिफिट क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बेनिफिट क्या होता है कि कई बार क्या होता है आपके पास टाइम कम है, यू कैन नॉट राइट एवरीथिंग, बट अगर आप उसको डायग्रामेटिकली फ्लो चार्ट के थ्रू, प्रेजेंटेशन के थ्रू रिप्रेजेंट कर देते हो, तो बिना ज्यादा टाइम लिए आपने ज्यादा कंटेंट शोकेस कर दिया टू द एग्जामिनर दैट ओके आई नो ऑल ऑफ दीज थिंग्स। लेट्स से आपको 5 पैरामीटर याद है बट आप 2 ही एक्सप्लेन कर पाते हो, आपके पास टाइम कम है, बट यू आर एबल टू राइट 3 ऑफ देम ब्रीफली, एक लाइन में या 2 वर्ड्स में आपने डिफाइन कर दिया। द एग्जामिनर माइट गिव यू मार्क्स कि ठीक है एटलीस्ट इसको 5 पता है, ठीक है। तो यू हैव टू टेक दैट इनटू कंसीडरेशन। तो डायग्राम का इस्तेमाल करिए, एग्जांपल्स का इस्तेमाल करिए, कोशिश करिए कि हर पॉइंट में एटलीस्ट एक एग्जांपल तो आप दे ही दें। एंड लास्ट, फ्लो चार्ट, जहां पे भी आप फ्लो चार्ट बना सकते हैं प्रोसेस रिलेटेड क्वेश्चंस के अंदर, वहां पे आप फ्लो चार्ट बनाइए टू शो द स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, ठीक है। तो ये तो हो गया एक बेसिक डिकोडिंग द आंसर के लिए क्या 3 कंपोनेंट्स आपको पता होने चाहिए बहुत अच्छे से। अगर आप इसको प्रैक्टिस करोगे तो आपके हैबिट में आ जाएगा। अब मैं क्या करने वाला हूं, एक क्वेश्चन दिखाने वाला हूं आपको, और एक क्वेश्चन के जरिए समझने की कोशिश करते हैं दैट हाउ कैन वी एक्चुअली डिकोड द आंसर, ठीक है। दिस इज यूजुअली फॉर योर मैनेजमेंट स्टूडेंट्स, बट इसको कॉमर्स स्टूडेंट्स भी यूज कर सकते हैं या अदर भी स्टूडेंट्स यूज कर सकते हैं जो किसी और सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। बट फॉर द मैटर ऑफ सिंप्लिसिटी आई हैव टेकन द एग्जांपल फ्रॉम OTOB व्हिच इज कॉमन टू कॉमर्स एज वेल एज मैनेजमेंट स्टूडेंट्स। मोटिवेशन इज अ सिंपल प्रोसेस बट द टास्क ऑफ मोटिवेटिंग इज डॉन्टिंग, ठीक है। मतलब डिफिकल्ट टास्क है, मोटिवेशन एक सिंपल प्रोसेस लगता है, लेकिन लोगों को मोटिवेट करना इट इज अ डॉन्टिंग टास्क, इट इज अ चैलेंजिंग टास्क। पहली लाइन, हर्जबर्ग थ्योरी इज बेस्ड ऑन हाइजीन एंड मोटिवेशन फैक्टर। तो बेसिकली हाइजीन, हर्जबर्ग की हाइजीन थ्योरी के बारे में पूछा जा रहा है। थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, एक्सप्लेन हाउ दिस थ्योरी कैन बी यूज्ड टू मोटिवेट एम्प्लॉयज एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। यू हैव टू रिमेंबर कि आपको जेनरिक आंसर नहीं लिखना है, आपको रिलेट करना है कि यार डिफरेंट लेवल्स, मतलब टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट को आप कैसे मोटिवेट करोगे, लिंकिंग द थ्योरी ऑफ हर्जबर्ग, ठीक है। समझ में आया क्या क्वेश्चन है? तो 3 पार्ट ऑफ द क्वेश्चन है जो हमको आंसर करना है। अब इस क्वेश्चन का एग्जांपल लेके मैं आपको सेम डिकोडिंग द आंसर वाली टेक्निक सिखाता हूं। लेट्स गो एंड स्ट्रक्चर द आंसर फर्स्ट। क्विकली 30 सेकंड लगाते हैं और क्वेश्चन को समझ के उसको स्ट्रक्चर करने की कोशिश करते हैं। इंट्रोडक्शन में क्या बताना है? अ ब्रीफ अबाउट मोटिवेशन, ठीक है। थोड़ा सा मोटिवेशन के बारे में एक लाइन बता दी कि मोटिवेशन है क्या। एड्रेसिंग ईच पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, तो पहले पार्ट्स आइडेंटिफाई कर लेते हैं। पहला क्या पार्ट है? मोटिवेशन इज कॉम्प्लेक्स, बिकॉज हमसे पूछा हुआ था कि भाई मोटिवेशन तो सिंपल प्रोसेस है, बट किसी को मोटिवेट करना एक डॉन्टिंग टास्क है। तो मुझे लगता है उस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करना बहुत ज्यादा जरूरी है इन अ ब्रीफ मैनर। सेकेंड पार्ट, हर्जबर्ग थ्योरी, जो आपको बतानी है हर्जबर्ग की क्या थ्योरी है। एंड द थर्ड पार्ट इज हाउ टू मोटिवेट एम्प्लॉयज एट वेरियस लेवल। तो 3 पार्ट ऑफ द क्वेश्चन हो गए जो आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट इज वेटेज ऑफ द पार्ट्स। तो लेट्स से 15 मार्क्स का क्वेश्चन है और मैंने इसको 3 मार्क्स, 6 मार्क्स, 6 मार्क्स में डिवाइड कर दिया। 3 मार्क्स में बताऊंगा मोटिवेशन के बारे में, हाउ इट इज अ डॉन्टिंग टास्क। नेक्स्ट 6 मार्क्स आई एम गोइंग टू डेडिकेट फॉर हर्जबर्ग थ्योरी, और नेक्स्ट 6 मार्क्स आई एम गोइंग टू डेडिकेट फॉर हाउ कैन आई मोटिवेट द एम्प्लॉयज, ठीक है। कंक्लूजन में वी आर गोइंग टू फोकस अपॉन अ लिंकेज बिटवीन हर्जबर्ग थ्योरी एंड एम्प्लॉय मोटिवेशन, बिकॉज दैट वाज आज। वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है? वी आर गोइंग टू इंप्रूव द इंसेंटिव प्लान। अब अगर मुझे पता चल रहा है कि यार हर्जबर्ग की थ्योरी का इस्तेमाल करके मैं लोगों को मोटिवेट कर सकता हूं, तो सर्टेनली व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू इंप्रूव और इंप्रोवाइज माय इंसेंटिव प्लान्स ऑफ पॉलिसीज फॉर माय एम्प्लॉयज, ताकि मैं उनको मोटिवेट कर सकूं और उनसे बेटर तरीके से काम करवा सकूं फॉर अ बेटर सेटिस्फैक्शन। तो ये क्या हो गया, मैंने स्ट्रक्चर और बहुत जल्दी से 30 सेकंड में कर लिया बिफोर इवन स्टार्टिंग माय आंसर राइटिंग, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट इज गोइंग टू बी माय कंटेंट, ठीक है। पहला कंटेंट का पार्ट क्या है? बेसिक बैकग्राउंड। तो बैकग्राउंड में आपने बता दिया कि भाई क्यों मोटिवेशन को एक डॉन्टिंग टास्क कहा जाता है। प्रोबब्ली यू कैन राइट फ्यू लाइंस अबाउट हाउ ह्यूमन बिहेवियर इज कंसीडर्ड टू बी द मोस्ट कॉम्प्लेक्स एलिमेंट, एंड जो चीज मुझे मोटिवेट करती है दैट माइट नॉट मोटिवेट द अदर पर्सन। तो इसीलिए मोटिवेशन का टास्क लगता बहुत आसान है। मोटिवेशनल स्पीकर्स आते हैं, बोल के चले जाते हैं, लोग उस समय खुश हो लेते हैं, ठीक है, और उस समय बहुत एंथुजियास्टिक भी हो जाते हैं, बट आफ्टर अ व्हाइल दे रियलाइज कि यार हमें तो मोटिवेशन आ ही नहीं रही है। तो पहला पार्ट क्या है कि भाई व्हाई इट इज अ कॉम्प्लेक्स टास्क, इसको आप डिफाइन कर सकते हो या उसका बैकग्राउंड दे सकते हो। सेकेंड, डेफिनेशन, तो आपको मोटिवेशन को डिफाइन करना पड़ेगा, और हर्जबर्ग थ्योरी को डिफाइन करना पड़ेगा ब्रीफली, दैट व्हाट वाज हिज बेसिक टीनेट और व्हाट वाज हिज बेसिक प्रेमाइस ऑफ गिविंग दिस थ्योरी। नेक्स्ट, आप फैक्ट्स के बारे में बात करोगे, जहां पे आप हाइजीन एंड मोटिवेशनल फैक्टर्स को डिफाइन करोगे, एक्सप्लेन करोगे कि भाई हाइजीन फैक्टर्स क्या होते हैं, उनको डिससेटिस्फैक्शन क्यों कहा जाता है, सेटिस्फैक्शन डिससेटिस्फैक्शन वाला कंसेप्ट। मोटिवेशनल फैक्टर्स को एक्सप्लेन करोगे, व्हाट आर दीज फैक्टर्स एंड हाउ आर दे गोइंग टू मोटिवेट। लास्ट कंपोनेंट, आर्गुमेंट जो आपको देने हैं, सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, हाउ आर दीज फैक्टर्स
these hygiene and motivational factors are going to motivate the employees. ये आपको आपका फाइनल कंक्लूजन के अंदर या फाइनल आर्गुमेंट के अंदर देना पड़ेगा, ठीक है। सो आई थिंक बेसिक कंटेंट के बारे में बात करें, स्ट्रक्चर के बारे में हम पहले बात कर चुके हैं, ठीक है। नाउ देयर कैन बी टू वेज ऑफ राइटिंग दिस आंसर। एक क्या है कि प्लेन एंड सिंपल लिखते चले जाओ, ठीक है, बहुत सारी लाइंस भर दो, ठीक है। द अदर पार्ट इज टू गिव अ वंडरफुल प्रेजेंटेशन। तो यहां पे मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए, पहले मैंने मोटिवेशन को एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। देन आई वांट कि मैं उस चीज को डिफरेंशिएट करूं, मैं मोटिवेटर्स को और हाइजीन फैक्टर्स को मैं इसको डिफरेंशिएट करना चाहता हूं। तो मैंने क्या किया, एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के थ्रू एक लिस्ट क्रिएट कर दी। ऑफ कोर्स आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इट आल्सो, कुछ लाइन में एक्सप्लेन भी करूंगा, बट अब होगा क्या, क्योंकि मैंने ये डायग्राम बना दिया है तो एग्जामिनर को ये समझ में आ जाएगा दैट ही अंडरस्टैंड्स द क्वेश्चन एंड ही नोज द फैक्टर्स, ठीक है। तो अब ये जरूरी नहीं है कि मैं इन सारे फैक्टर्स को एक्सप्लेन करूं, बट अगर मैं 2-3 फैक्टर्स को भी एक्सप्लेन कर दूंगा तो मेरा काम हो गया। और मैंने यहां पे क्लियरली लिख दिया दैट ओके, इंप्रूविंग दीज फैक्टर्स हेल्प्स टू इंक्रीज जॉब सेटिस्फैक्शन, इंप्रूविंग दीज फैक्टर्स हेल्प्स टू डिक्रीज जॉब डिससेटिस्फैक्शन। तो अगर ये हाइजीन फैक्टर्स होंगे तो जो डिससेटिस्फैक्शन है उसको मैं रिड्यूस कर पाऊं। तो बहुत ही ब्रीफ मैनर में एक डायग्राम के जरिए मैंने अपनी बातों को कह दिया, एक्सप्रेस कर दिया दैट व्हाट आर दीज हाइजीन एंड मोटिवेशनल फैक्टर्स, ठीक है। नेक्स्ट पोर्शन, सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, हाउ आर वी लिंकिंग दीज फैक्टर्स टुवर्ड्स द 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो अभी तक अगर आपने जेनरिक आंसर लिखा होता तो आपको यहां पे नंबर नहीं मिलते, बट हमें एक लिंक क्रिएट करना है। तो इस डायग्राम के थ्रू मैंने एक लिंक क्रिएट कर दिया कि जो फर्स्ट लाइन मैनेजर्स है, मतलब जो सुपरवाइजरी लेवल हो गए या लोअर लेवल मैनेजर्स जो हो गए, इनका फोकस रहेगा हाइजीन फैक्टर्स पे, ठीक है। ये मोटिवेशनल फैक्टर्स जो रिकॉग्निशन वगैरह होता है इनके लिए ज्यादा मैटर नहीं करता, इनके लिए होता है कि हमारी वर्किंग कंडीशन अच्छी होनी चाहिए और हमें बेसिक सैलरी सही मिलनी चाहिए, ठीक है। मिडिल लेवल मैनेजर्स के बारे में बात करें तो इनके लिए हाइजीन फैक्टर्स का भी ध्यान रखना पड़ेगा हमें, और मोटिवेशनल फैक्टर्स का भी ध्यान रखना पड़ेगा। बोथ द फैक्टर्स नीड टू बी टेकन केयर ऑफ। थर्ड, अगर टॉप लेवल मैनेजमेंट के बारे में बात करूं, जो डिसीजन मेकर्स होते हैं, ठीक है, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो गए, एमडी हो गए, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स हो गए, दे आर मेजरली गोइंग टू फोकस अपॉन द मोटिवेशनल फैक्टर्स। उनके लिए रिकॉग्निशन, लर्निंग, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड जो मैस्लो की है, वो सारी चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। तो अब आपने देखा कि सिर्फ 2 ही डायग्राम्स बनाए, मैंने सिर्फ 2 डायग्राम्स दिए हैं इस क्वेश्चन के अंदर, बट 2 डायग्राम के अंदर जो मेरे 6 मार्क्स के क्वेश्चन है उसकी क्लैरिटी मैंने एग्जामिनर को दे दी दैट ओके व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्रेस। अब इसके बाद मैं इसको लाइन से एक्सप्लेन कर सकता हूं, बट मोर और लेस 2 डायग्राम्स को देख के एग्जामिनर को पता लग जाएगा दैट ओके व्हाट इज ही ट्राइंग टू से। तो आपने अच्छी प्रेजेंटेशन भी दे दी और आपने अच्छा आंसर भी लिख लिया, ठीक है। सो दैट वाज अबाउट टुडेज सेशन। आई होप आपको बहुत क्लैरिटी मिल गई होगी दैट हाउ यू हैव टू डिकोड द आंसर। आई एम रिपीटिंग वंस अगेन, वीडियो देखोगे, वीडियो देख के चले जाओगे, मोटिवेटेड होगे कि हाँ भाई डायग्राम्स के बारे में पता चल गया, प्रेजेंटेशन के बारे में पता चल गया, बट इफ यू आर नॉट डूइंग आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, अगर आप आंसर राइटिंग कर नहीं रहे हो या ये सोच रहे हो कि यार पूरा सिलेबस खत्म कर लूंगा उसके बाद आंसर राइटिंग शुरू करूंगा, यू विल नेवर बी एबल टू राइट सच गुड आंसर्स। कभी भी आप अच्छे आंसर नहीं लिखोगे। और मैं बताऊं, मैं तो सिर्फ आपको पैटर्न बता रहा हूं, स्ट्रक्चर बता रहा हूं। इफ यू कीप प्रैक्टिसिंग यू विल बी एबल टू राइट फैंटास्टिक आंसर, ठीक है। सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडे सेशन। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो ने आपको थोड़ी सी भी जानकारी दी है, थोड़ी सी भी मदद करी है इन योर प्रिपरेशन, डू हिट द लाइक बटन, डू सब्सक्राइब टू द चैनल। दैट वाज ऑल।